हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि विच स्पेसिफिक डॉक्ट्राइन was Adam Smith primarily attempt to dismantle by proposing the theory of absolute advantage। ये बता रहा है कि एडम स्मिथ जो अपनी थ्योरी लेकर आए थे, तो वो किस थ्योरी को एक तरीके से अपोज कर रहे हैं, किस थ्योरी को खत्म करने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है इससे पहले इंटरनेशनल ट्रेड की मर्केंटिलिज्म अप्रोच जो है आई थी। तो इस अप्रोच को एक तरीके से डिसमेंटल या प्रपोज करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि इन स्मिथ्स फ्रेमवर्क, इफ कंट्री ए एक्वायर्स 10 यूनिट ऑफ labor for X product and 20 for Y product and country B requires 50 for X and 15 for Y। इसका मतलब है कि अगर ए कंट्री और बी कंट्री में आप अगर लें, तो ए कंट्री जो है 10 यूनिट्स उसको लगती हैं एक्स को बनाने में और 20 यूनिट्स ऑफ लेबर वाई के लिए। इसी तरीके से कि अगर इसको x बनाना है तो 15 यूनिट्स और y बनाना है तो भी 15 यूनिट्स। तो अगर आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज निकालना है तो हमको पता है कि जो सबसे बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन जो है कितना किसी यूनिट्स का लेबर लेता है, तो जो सबसे कम लेबर रिक्वायर्ड होगा तो वो ही सबसे कम कॉस्ट पे बना पाएगा। तो a जो है वो x में सबसे कम ले रहा है और b जो है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो y में x के a के कंपैरिजन में ले रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 15 यूनिट्स ले रहे थे x में b, और a जो कंट्री है वो x में 10 यूनिट्स ले रहे थे, और b कंट्री y गुड्स को बनाने में 15 यूनिट्स और a कंट्री जो है 20 यूनिट्स। तो सबसे कम यूनिट्स ये और ये आ गई, यानी कि कंट्री a जो है एक्सपोर्ट करेगी गुड्स x का, यहाँ पर गुड्स x का एक्सपोर्ट होगा और इंपोर्ट करेगी y का। तो कंट्री ए एक्सपोर्ट एक्स एंड इंपोर्ट वाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये तो मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। और बाकी अदर ऑप्शंस भी आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, कंट्री ए एक्सपोर्ट्स बोथ गुड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना, तो यही एक आंसर है। हम मिलके आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लिमिटिंग अजम्पशंस। ठीक है, तो व्हाट इज द मोस्ट, तो ये मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास what is the most significant limiting assumption of Smith's absolute advantage theory was later addressed by David Ricardo। किस assumption को या किस limited assumption को बाद में डेविड रिकार्डो ने एड्रेस किया। पहली assumption of the constant return to scale, एडम स्मिथ में भी constant return to scale मिलता है CRS, और अगर आपने डेविड रिकार्डो की थ्योरी पढ़ी हो तो उसमें भी CRS ही कहा गया है। The requirement that the country must be most efficient in at least one good to trade। हाँ, ये बात ठीक है कि किसी एक गुड्स में जो है वो कंट्री क्या होनी चाहिए एफिशिएंट, तो उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, इस चीज को सॉल्व किया था किसने, डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो ने कहा था ऐसा जरूरी नहीं है, अगर कोई कंट्री किसी दोनों ही गुड्स में बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो भी आप कंपैरेटिव एडवांटेज के थ्रू जो है वो देख सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड पॉसिबल है या नहीं है। तो ये वाला बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, एडम स्मिथ आर्ग्यू दैट द डिवीजन ऑफ लेबर इज लिमिटेड बाय विच ऑफ द विच सॉरी एक बार और। ठीक है, Adam Smith argued that the division of labor is limited by what specific factor in the context of international trade। तो एडम स्मिथ किस चीज के बारे में डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर ये बात करते हैं टू एक्सटेंड द मार्केट। अगर आपको मार्केट को एक्सटेंड करना है तो एक स्पेसिफिक फैक्टर के तौर पर इंटरनेशनल ट्रेड में लेबर्स का डिवीजन अच्छा होना चाहिए। अगर लेबर का डिवीजन अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा, तो आपको जो है वो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन मिलेगा, आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगा उस गुड्स के अंदर, तो आप उस गुड्स को बेटर प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन,
Which of the following best describe the natural price in the Smith's theory as it's relate to the trade and efficiency? तो नेचुरल प्राइस जो ट्रेड थ्योरी में बताया गया था, एडम स्मिथ की जो थ्योरी है उसमें किस चीज को दिखाता है? द प्राइस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट? नहीं, ये गवर्नमेंट के बारे में नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड द प्राइस दैट कवर्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, रेंट एंड प्रॉफिट। बिल्कुल, यहाँ पर एक ऐसे नेचुरल प्राइस के बारे में बात की गई है जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को वो प्राइस कवर कर सके। तो आई थिंक इसका आंसर बी होना चाहिए। बाकी अदर ऑप्शंस भी आप देख लीजिए। द हाईएस्ट प्राइस इज कंज्यूमर विलिंग टू पे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। द प्राइस दैट द लोअर ऑलवेज लोअर देन द इंटरनेशनल मार्केट, ऐसा आप कह सकते हैं। आपको कंफ्यूजन लगेगा कि ये आंसर होना चाहिए क्योंकि इसमें बात की जा रही है कि प्राइस दैट इज ऑलवेज लोअर देन द इंटरनेशनल मार्केट प्राइस, बट इसका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि अगर आपकी कंट्री में लोअर प्राइस होगा तो शायद आपके पास लोग ज़्यादा खरीदने आएंगे, बट आपका एक्सपोर्ट इससे बढ़ेगा और बेनिफिशियल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये एफिशिएंसी से रिलेटेड नहीं है। एफिशिएंसी रिलेटेड ये है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर हो रही है और आप उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए एफिशिएंट है। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है स्मिथ्स थ्योरी अज्यूम्स दैट लेबर इज परफेक्टली मोबाइल बिटवीन इंडस्ट्रीज विद इन अ कंट्री। बिल्कुल ठीक है, विद इन अ कंट्री था, बिटवीन द कंट्री नहीं था। तो बट मोबाइल इमोबाइल इन बिटवीन द कंट्रीज। व्हाट इज द कंसिक्वेंसेज ऑफ दिस? इसके कंसिक्वेंस क्या हैं कि एक लेबर जो है वो एक इंडस्ट्री से अगर वो एक्स गुड बना रहा है तो वो वाई गुड में जंप कर सकता है, बट वो अगर इंडिया में है तो वो इंडिया से यूएसए नहीं जा सकता काम करने के लिए। यानी कि कंट्रीज के बीच में वो इमोबाइल है बट इंडस्ट्रीज के बीच में मोबाइल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम देखते हैं। पहला, वेजेस विल बी इक्वलाइज ग्लोबल ओवर द टाइम, हर जगह सेम वेजेस है। ये कोई सेंस नहीं बनाएगा बेसिकली उसको दूसरी जगह ना जाने का। कंट्री मस्ट ट्रेड गुड्स टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ फॉरेन लेबर्स। फॉरेन लेबर्स के लिए भी वो फायदा, अगर वो वहां पर भी जाते हैं तो उनके लिए भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मुझे। अनएम्प्लॉयमेंट विल बी नेचुरली डिसअपियर इन ऑल ट्रेडिंग नेशन, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी विल बी द ओनली फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ट्रेड। नहीं, टेक्नोलॉजी थोड़ी है यहाँ पर। तो आपने केवल एक फैक्टर लिया था ना, एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था हमारे पास एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है मोस्ट रिलेवेंट आंसर है। सेवेंथ वाले क्वेश्चन को देखें। हाउ डज द इनविजिबल हैंड हाउ डज द इनविजिबल हैंड मैनिफेस्ट इन द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज? इनविजिबल हैंड का मतलब क्या है एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी में एडम स्मिथ की? तो दिस इज द बाय डायरेक्टिंग इंडिविजुअल टू सीक द लोएस्ट प्राइसेस विच फोर्सेस ग्लोबली एफिशिएंसी, या थ्रू द गवर्नमेंट सब्सिडीज एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, by ensuring the every nation is an equal share of the world। नहीं, इनविजिबल हैंड का मतलब है कि इंडिविजुअल टू सीक्स द लोएस्ट प्राइसेस विच फोर्सेस ग्लोबल एफिशिएंसी, जिसकी वजह से ग्लोबल में एफिशिएंसी आएगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन आप देखेंगे। एट्थ क्वेश्चन है अंडर द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ गेन फ्रॉम ट्रेड? क्या है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में? प्राइमरी सोर्स क्या है कि आप गेन करेंगे? टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम टैरिफ? नहीं, आप गेन तो दोनों का होना चाहिए ना, आप अपने बारे में थोड़ी सोचेंगे। द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मोर प्रोडक्टिव यूजेस, प्रोडक्टिव यूज में होना चाहिए दोनों कंट्रीज के लिए, ये ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे द एक्युमुलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बात ही नहीं होती। द रिड्यूस इन द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड ग्लोबली, ऐसा भी हम कुछ नहीं करना चाहते। तो बी इज द करेक्ट आंसर। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज द मोर प्रोडक्टिव होगा इसमें, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग दीज सिनेरियो वुड रेंडर स्मिथ्स थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एप्लीकेबल फॉर एक्सप्लेनिंग ट्रेड? ठीक है, कौन से सिनेरियो में जो स्मिथ की थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज वो इनएप्लीकेबल हो जाएगी फॉर एक्सप्लेनिंग ट्रेड, ट्रेड को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी? ए ऑप्शन है कंट्री ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन कंट्री बी इन ऑल गुड्स। हाँ, यहां पर हो सकता है ऐसा, सारे गुड्स में देखिए यहाँ पर ना ऑल गुड्स बोला हुआ है, ये ऑल गुड्स में वो एफिशिएंट, अगर ऐसा है तो फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज की तो कोई बात ही नहीं आएगी, तो इनएप्लीकेबल हो जाएगी इसी वाले पॉइंट में। ये इसका सही होना चाहिए आंसर। टेंथ वाला है व्हाट इज
What did Adam Smith believes was the unlimited measure of a nation's wealth, contrasting with the mercantilist view. mercantilist view से किस तरीके से उनका व्यू जो है कंट्रास्ट करता है, अलग होता है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन है द टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड इन द नेशनल ट्रेजरी। ठीक है, ये नहीं, इसमें ऐसा कुछ एडम स्मिथ की थ्योरी में नहीं था। द टोटल एनुअल प्रोड्यूस ऑफ द लैंड एंड लेबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, लैंड एंड लेबर किस तरीके से सोसाइटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि फेवरेबल मींस एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम नहीं। एडम स्मिथ की थ्योरी तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को बैलेंस करने के बारे में बात होती है, यानी कि इक्वलाइज करती है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट दोनों बराबर होने चाहिए। द साइज ऑफ द, इसलिए ऐसी गलत हो जाएगी। ठीक है, द साइज ऑफ द नेशंस मिलिट्री एंड कॉलोनियल होल्डिंग, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो होपफुली सभी को यहाँ पर समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस को कवर किया आज की क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आपने सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो। ठीक है, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी तरीके की एमसीक्यू सीरीज़ मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा और आपको डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज़ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। उन थ्योरीज़ के बाद मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूँ। और हमारी यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, यूपी जीआईसी लेक्चरर और यूपी जीडीसी के लिए एक सीरीज़ चल रही है, एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं।